The resistance of a conductivity cell filled with 0.1 molar, मैं लिखता हूँ बोर्ड पे ही क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 0.1 मोलार KCl सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस है 100 ओम। और जब सेम सेल को 0.02 मोलार KCl से फिल किया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस आता है 520 ओम। कैलकुलेट कैपा ऑफ 0.02 मोलार और इसका कैपा हमें दे रखा है, इसका कैपा दिया है 1.29 सीमेंस पर मीटर। सेम वोल्टामीटर में, सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, when you are taking 0.1 molar KCl, resistance is given, kappa is given. You need to determine kappa if we are changing the concentration from year to year and resistance is changing from 100 to 520. एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना ये। विजया, सुरभि, प्रतीक, क्यों इतना लेट ज्वाइन किया तुमने? 10-12 मिनट लेट ज्वाइन किए तीनों ने। विजया, सुरभि एंड प्रतीक। अनम्यूट करके आंसर दो, कुछ बोलो। विजया, सुरभि एंड प्रतीक। If I'll not get the answer, I will remove you. सर आज थोड़ा लेट हो गया। हाँ, नींद लग गई थी, क्या हुआ? हाँ सर, लेट उठी। सुरभि एंड प्रतीक। सर मैं ज्वाइन किया। क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, वापस ज्वाइन किया। प्रतीक। सर मैं बीमार हूँ तो थोड़ा लेट उठने में हो गया। ठीक है। First case, resistance formula 1 by kappa L by resistivity into L by resistivity को लिख दिया 1 by kappa। चलो फर्स्ट और सेकंड बार ये फॉर्मूला लिखो, रेशियो ले लो। तो रेजिस्टेंस 1 100 ओम, रेजिस्टेंस 2 520 ओम। केपा का इनवर्स रेशियो, इसका केपा हमें कैलकुलेट करना है। केपा 2, केपा 1 दे रखा है 1.29 और L by A तो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ऑफ सेम वोल्टामीटर, सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड रिमेन सेम। आंसर आ गया। केपा 2 10 by 52 into 1.29 in the same unit. Is that okay? Yes sir. चलो मोलार कंडक्टेंस पे आ जाते हैं हम वापस से। फर्स्ट राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ मोलार कंडक्टेंस।
मोलार कंडक्टेंस या मोलार कंडक्टिविटी, हम कुछ भी लिखें दोनों सेम ही है। ध्यान रखना, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी आर डिफरेंट, बट मोलार कंडक्टेंस एंड मोलार कंडक्टिविटी ये दोनों सेम ही होते हैं, एंड दे आर डिनोटेड बाय दिस साइन कॉल्ड लैम्डा। इससे डिनोट किया जाता है। जो मोलार कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, molar conductance of an electrolyte is defined as molar conductance of an electrolyte is defined as conducting power of all the ions is defined as conducting power of all the ions provided by 1 mole of an electrolyte, conducting power of all the ions provided by 1 mole of an electrolyte present in a solution. One mole of an electrolyte present in a solution. इसी में नेक्स्ट लाइन लिखना है, there is no restriction on volume of the solution. हमने रेस्ट्रिक्शन लिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, दैट शुड बी 1। अब चाहे वो 1 मोल 1 लीटर में हो, 2 लीटर में हो, 1000 लीटर में हो, 5000 लीटर में हो, दैट डज नॉट मैटर। सिर्फ मैटर ये करना चाहिए करेगा यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, किसी भी कितने भी वॉल्यूम में प्रेजेंट। वॉल्यूम पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कंडक्टिविटी में वॉल्यूम पे रेस्ट्रिक्शन आ गया था, इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर? यहाँ पे वॉल्यूम मतलब डिफाइन नहीं कितना ही होना चाहिए, कितना भी पॉसिबल है। फर्स्ट कॉपी एवरीथिंग फ्रॉम हियर, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसे।
कर लिया कॉपी? देखो, मोलार कंडक्टेंस इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। हमने क्या किया, सबसे पहले कंडक्टिंग पावर लिया 1 ml सॉल्यूशन का, which is the definition of Kepa, conducting power of 1 ml of the solution. Now we need to multiply that volume which contains 1 mole of an electrolyte. हमने 1 ml का कंडक्टिंग पावर लिया और उसमें उस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया है जिस वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट। तो कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 ml इनटू वॉल्यूम पर मोल, तो कंडक्टिंग पावर आ जाएगा 1 मोल का। इज दैट ओके? मान लो 1 मोल प्रेजेंट है 5 लीटर्स में, ठीक है? हमने 1 ml का कंडक्टिंग पावर लिया और उसमें 5000 ml का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5000 ml में जितने भी आयंस होंगे 1 मोल से जो मिले हैं उनका कंडक्टिंग पावर मिल जाएगा। इसे लिखा केपा, ये वॉल्यूम ml में, ये केपा का जो यूनिट आएगा वो ml वाला, सेंटीमीटर वाला आएगा, सीजीएस। चलो वॉल्यूम के लिए सॉल्व कर लेते हैं। बाय डेफिनेशन मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। यदि ml में लोगे तो 1000 का फैक्टर आ जाएगा। तो वॉल्यूम इन ml, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 मोल। हमने वो वॉल्यूम लेना है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे n को रखा 1, 1000 एज इट इज, मोलारिटी आ गया नीचे, क्लियर? तो वॉल्यूम कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1000 अपॉन n। तो केपा एज इट इज, वॉल्यूम को रिप्लेस कर दिया 1000 अपॉन n। इज दैट ओके? सर वो सेकंड पॉइंट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, वो वाला एक बार बताइए, मैं नहीं समझा। क्या यहाँ पर ऐसा कुछ कंपल्शन है क्या कि मोलार कंडक्टेंस सिर्फ 1 लीटर का कंडक्टिंग पावर होगा, 2 लीटर का होगा, 1 ml का होगा? देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन वॉल्यूम। वॉल्यूम कैन बी एनी, बट उतना होना चाहिए जिसमें 1 मोल हो। तो रेस्ट्रिक्शन किस पे? 1 मोल पर। अब ये कोई कंपल्शन नहीं है कि मैंने वो 1 मोल इतने वॉल्यूम में ऐड किया है या इतने बड़े वेसल में ऐड किया है या इतने बड़े वेसल में ऐड किया है, कितना भी वेसल का वॉल्यूम, उसमें यदि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंडक्टिंग, इज दैट ओके? तो सर ऐसा ऐसा है कि उसका मीनिंग कि मोलर कंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नहीं ऐसा नहीं, नहीं है ऐसा ना? मीनिंग नहीं है, ऐसा नहीं। मतलब हमने ये इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि इतना ही वॉल्यूम का कंडक्टेंस होगा। वॉल्यूम पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट डिपेंड करेगा। और वही वॉल्यूम से कैसे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड कर रहा है, देखो लैम्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। मोलारिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, एंड केपा वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट तो होगा ही वो। चलो यूनिट्स देखते हैं। इस फॉर्मूले में कुछ यूनिट्स कंपलसरी होंगी जो हमें ध्यान रखना है। केपा का यूनिट हमें लेना है सीमेंस पर सेंटीमीटर, क्लियर? यही यूनिट से हमने स्टार्ट किया था, पर मोल पर ml, मिलीलीटर में डील कर रहे थे ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। ये 1000 का यूनिट होता है 1000 मिलीलीटर पर लीटर। ये यूनिट होगा ना, यूनिटलेस नहीं है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे? 1000। इसका यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, क्लियर? पहले का यूनिट था एस पर सेंटीमीटर, डिनोमिनेटर में क्या यूनिट आएंगे मोलारिटी के? मोल पर लीटर। चलो ये लीटर कैंसिल हो गया, एक सेंटीमीटर कैंसिल होगा, एक बचेगा। तो केपा का जो यूनिट आएगा वो आएगा एस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मोल, विच इज नॉट ऐसा यूनिट, बट इस फॉर्मूले में हम यही यूनिट यूज करते हैं। ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, बट सीजीएस कॉम्बिनेशन है सभी का। डेफिनेटली वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू एसआई यूनिट, बट फिर वो इस फॉर्मूले में यूज नहीं आएगी, क्लियर? तो केपा का यूनिट, सॉरी मैंने केपा का लिख दिया है, दैट शुड बी लैम्डा एम। केपा का सिर्फ ये था, लैम्डा एम का पूरे का यूनिट, केपा इंटू 1000 का यूनिट अपॉन मोलारिटी का यूनिट, क्लियर? केपा का यूनिट हमने यूज किया था, तो लैम्डा एम का ये यूनिट आएगा, केपा का यूनिट आएगा, मोलारिटी का तो यूनिट फिक्स होता ही है, मोल पर लीटर। तीनों के यूनिट्स हमें ध्यान रखने हैं ना, 1 2 3।
मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, इसमें यूनिट्स का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। मैक्सिमम बच्चे जो एग्जाम में गलत करते हैं बिकॉज ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स क्या दे रखे हैं, ध्यान रखना है कैसे कन्वर्ट करना है। इफ यूनिट्स आर गिवन इन मीटर, जिसमें केपा की बात करूं, 1 एस पर मीटर, मीटर डिनोमिनेटर में इसे 100 सेंटीमीटर लिखोगे, 100 ऊपर आएगा -2 हो जाएगा, एस पर सेंटीमीटर। तो कन्वर्जन इन एसआई यूनिट इन सेंटीमीटर वाला यूनिट। लैम्डा एम का कन्वर्जन लिखते हैं हम 1 एस मीटर स्क्वायर पर मोल। यदि हमें ये यूनिट में दे रखा है तो सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आएगा 10⁴ एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर? और यदि इससे इसमें कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻⁴ 100। और ये कन्वर्जन बहुत फ्रिक्वेंटली यूज आने वाला है। काफी बार क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी होती है लेमडन की एसआई यूनिट में, एस की केपा की एसआई यूनिट में, मतलब मीटर वाले यूनिट में, हमें सॉल्व करना पड़ता है सेंटीमीटर में, फर्दर उसे मीटर में कन्वर्ट करना होता है। 2 बार कन्वर्ट करना होता है, एक बार सॉल्व करने के लिए, फिर आंसर रिपोर्ट करने के लिए। अच्छा, जस्ट कितने लोग तुम में से सुबह मतलब डेफिनेटली चाय या कॉफी लेकर बैठते हैं या पीकर बैठते हैं लेक्चर लेने? मतलब सुबह सुबह डेफिनेटली थोड़ा सा नींद में रहते हैं, नींद उड़ाने के लिए जरूरी होता है। कितने लोग पीते हैं सुबह चाय? चाय हो गया, कॉफी हो गया, कुछ भी? हैंड रेस करो। वन टू थ्री फोर फाइव, काफी लोग हैं, अराउंड 40% लोग। ठीक है, तुम्हें मतलब मैंने कुछ 3 या 4 सालों से ट्राई किया है। तो अब मुझे भी पहले, मतलब अभी भी इवन मॉर्निंग में चाय लगती है, सुबह उठो, इवन लेक्चर्स में होते थे तब लगती थी। तो पता है, तुम एक ये भी ट्राई कर सकते हो, मे बी पॉसिबल कि तुम में से काफी लोगों ने ट्राई किया भी हो। पानी लिया, पानी में मतलब गरम, उसको गरम किया, गरम पानी में यदि तुलसी है घर पर, 1 या 2 पत्ते तुलसी के डाले, अदरक भी डाल सकते हो ठंड के टाइम पर तुम थोड़ा सा, क्लियर, और उसे अच्छा सा उकाल लिया। दूध मत डालना उसमें। और उसके बाद जब उकल गया अच्छे से, उसे गैस को बंद कर दिया, उसमें थोड़ा सा मतलब चाय पत्ती डाली, चम्मच से मिला दिया, मतलब उसको बॉईल नहीं करना है, तो थोड़ा सा उसमें मतलब कड़वा सा टेस्ट आता था, ज्यादा बॉईल करके बंद कर दिया, और उसमें थोड़ी सी चाय पत्ती डाली बिना दूध के, और उसमें फिर ऑलमोस्ट 1/3 लेमन को स्क्वीज कर दिया और उसको पीना था। मतलब तुम 2 से 3 दिन ट्राई करना है। काफी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है लेमन, और उससे जितना फ्रेशनेस तुम्हें फील होता है, मतलब नॉर्मल टी के कंपैरिजन में, सिर्फ एक हैबिट की बात है, हमें शायद डे 1 पे वो टेस्ट ना अच्छा लगे, या हम हैबिचुअली नॉर्मल टी या कॉफी के तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं वही होना चाहिए। बट जब तुम ये 2 से 4 दिन, 4 से 5 दिन ट्राई करोगे, तो 6 डे तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ, बहुत अंदर से काफी अच्छा सा फील हो रहा है। मतलब मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 सालों से मॉर्निंग में स्पेशली सुबह उठते से मतलब योगा वगैरह किया। योगा तो ठीक है, अभी लॉकडाउन में चालू किया, उससे पहले तो नहीं करता, बट सबसे पहले मतलब यही लेता हूँ, उसके मतलब
ऑलमोस्ट पिछले उसके पहले 15 साल से मुझे चाय ही लगती थी नॉर्मल टी की, बट एक बार स्टार्ट किया, थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऐसा भी लगा टेस्ट क्या है, काफी अच्छा सा फील होता है। और इवन जो बच्चे कुछ भी नहीं ले रहे, मतलब ये हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें। और यदि अभी से जिस एज में तुम हो 17 16 17 18 में, तुम अभी से यदि ये चालू करोगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इसका फर्क तुम्हें लाइफ में पता लगेगा लॉन्ग टर्म। एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम कभी नहीं होती है तुम्हारे एज में, वैसे भी नहीं होगी, बट फ्यूचर में भी नहीं होती है। ट्राई किया है वैसे किसी ने, मतलब से बेसिकली 11 टी बोलते हैं, उसमें तुलसी वगैरह डालो तो और भी काफी अच्छा टेस्ट आता है। कर लेता है कोई तुम में से? प्राची, वैभव, गुड। मतलब मेरे फादर इन लॉ ने मुझे सजेस्ट किया था ये, वो खुद भी डॉक्टर है, शायद मैंने तुमसे शेयर किया भी होगा, इंदौर में है, इज एमबीबीएस एंड एमडी, रेडियोलॉजिस्ट है वो। और वो बहुत कम प्रिफर करते हैं कि किसी भी चीज की मतलब मेडिसिन ली जाए, मतलब वो भी नहीं लेते, घर वालों को भी इवन देना काफी कम प्रेफर करते हैं। मतलब डॉक्टरों ने कहा जो मैक्सिमम ऐसी चीजें जो खाने से चीजें सही हो, मतलब ऑलमोस्ट 70-80% बीमारियां ऐसी होती है कि हमारे फूड हैबिट के कारण हमें होती है। चलो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, it is denoted by lambda n or lambda eq.
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलार कंडक्टेंस में एक छोटा सा जो डिफरेंस है उसमें होता है 1 मोल, इसमें होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट. 1 gram equivalent means that amount of the substance which can transfer 1 mole of electron. वहां पे होता था मोलारिटी डिनोमिनेटर में, यहाँ पे होता है नॉर्मलिटी. बस यदि हम दोनों में रिलेशन देखेंगे, नॉर्मलिटी कैन बी रिटन एज मोलारिटी इनटू एन फैक्टर. नॉर्मलिटी को रिप्लेस किया, ये वाला टर्म आ गया केपा 1000 अपॉन मोलारिटी मोलार कंडक्टेंस अपॉन एन फैक्टर. जनरली नॉर्मलिटी होता है मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, बट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है मोलार कंडक्टेंस अपॉन एन फैक्टर, क्योंकि नॉर्मलिटी मोलारिटी का इनवर्स रिलेशन है ना यहाँ पर. इज दैट ओके? ईशा, हर्षिता, जयन, जयश्री, कौस्तुभ, इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो कुछ क्वेश्चंस करें इस पे बेस्ड. एक नोट और लिखा देता हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं हम इस पे बेस्ड.
देखो क्या लिखा है एग्जैक्टली है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मींस आयंस के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, वाटर की सॉल्वेंट की क्वांटिटी काफी ज्यादा है, एंड देयर इज नो इंटरेक्शन, नो अट्रैक्शन बिटवीन केटायंस एंड एनायंस. When there is no interaction between ions, that is at infinite dilution, we can write lambda m as lambda m infinity. तो यहाँ पर X dy एक कंपाउंड है जैसे L2SO4 फुल साइज लिया है, इसका जो मोलार कंडक्टेंस होगा that will be sum of molar conductance of aluminum into 2 plus molar conductance of sulfate into 3. One mole has 2 moles of aluminum and 3 moles of sulfate. तो दोनों का अलग अलग ऐड कर सकते हैं, 2 moles of aluminum, 3 moles of sulfate, ओवरऑल मोलार कंडक्टेंस आ जाएगा. In case of equivalent conductance, we don't need to write coefficient. By definition, equivalent conductance होता है conducting power of substance which can transfer 1 mole of electron. तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. क्लियर? हमने जब ये लिखा है सिर्फ lambda n for Lc plus lambda n for sulfate. That's it. So equivalent conductance भी additive है but coefficient नहीं आएंगे. मोलार कंडक्टेंस में कोफिशिएंट आ जाएंगे. क्या इतना क्लियर है? Is that okay? Yes. चलो क्वेश्चंस देखते हैं कुछ. दिख रहे हैं क्वेश्चन तुम्हें? फर्स्ट क्वेश्चन अभी तुमने किया था, मैंने बोर्ड पे दिया था, सिर्फ उसमें एक कैलकुलेशन तुम्हें नहीं दिया गया था मोलार कंडक्टिविटी का. So in first question you need to determine molar conductivity. क्लियर? और उसके बाद तुम्हें सेकंड क्वेश्चन करना है, देन थर्ड क्वेश्चन करना है. फर्स्ट क्वेश्चन में मोलार कंडक्टिविटी, देन सेकंड क्वेश्चन, देन थर्ड क्वेश्चन. और ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही लिए गए ना. तुम्हें एक रफ आइडिया मिलेगा कितना कैलकुलेशन तुमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है. सर कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 1 to 3.
फर्स्ट क्वेश्चन, मोलार कंडक्टिविटी बतानी है, केपा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। केपा हमने कैलकुलेट किया ही था, जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था, या और मोलारिटी हमें दे रखा है 0.02 मोलार। केपा इंटू 1000 अपॉन 0.02, ये ध्यान रखना केपा को सेंटीमीटर वाले यूनिट में लेना है ना। अच्छा, किसी को ध्यान है केपा कितना आया था उस टाइम? मैंने सॉल्व नहीं किया था पूरा, कितना आया था? दिव्यानी शायद तुमने आंसर रिपोर्ट किया था ना। सर 0.24 यूनिट मीटर मीटर में लिया था ना उस टाइम हमने। ऐसा चलो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये सेंटीमीटर में आएगा ना, राइट? ट्वेल्व 10 120 एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है, 124 आंसर दे रखा है, कुछ गलत किया है क्या हमने? 12 124 क्यों आंसर है? सॉल्व करना पड़ेगा उस स्टेपा के लिए। 0.24 से थोड़ा और भी शायद कुछ आगे पीछे होगा, इसलिए वो अप्रोक्सीमेट आ रहा है। चलो मैं उसके लिए भी सॉल्व कर लेता हूँ। R1 था हमारा सर 0.248 है। 520, क्या 0.248 है। चलो 0.248 ले लेते हैं इसको। अब 0.248 लोगे तो 124 आ जाएगा, clear? And if you want to convert this into SI unit, 124 into सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे -4 आ जाएगा। तो मीटर वाले यूनिट में 10 to the power -4 मीटर में आ जाएगा। Is that okay? Yes sir. Question number 2. The electrical resistance of a column of 0.05 molar NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is this. Calculate its resistivity, conductivity and molar conductivity. क्या सेकंड क्वेश्चन में बोर्ड पे सॉल्व कर दूं? हो गया तुम्हारा टाइम एक बार का? सेकंड अटेम्प्ट कर लिया है, मैं बोर्ड पे सॉल्व करूं या ना करूं अभी?
कितना कैलकुलेशन वो तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सिर्फ क्वेश्चन यूनिट कन्वर्जन और कैलकुलेशन के लिए दिया था ना, जैसे सॉल्व करना है। आर दे रखा है, रेजिस्टिविटी निकाल लो पहले, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है। ध्यान रखना एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, हमें डायमीटर दे रखा है, रेडियस नहीं दिया है। डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर, रेडियस विल बी 0.5 और 1/2 सेंटीमीटर। या तो यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर आएगा पाई आर स्क्वायर, ना कि डायमीटर का। इज देयर एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 2? ये जो ब्लू पेन से लिखा है ना एसआई यूनिट, वो गलत लिखा है ना क्वेश्चंस में। जो ब्लू पेन से एसआई यूनिट में वो लिखा है, दैट इज नॉट करेक्ट। ब्लैक पेन वाला सही है। अच्छा ये मैंने बताया नहीं बताया, सेल कांस्टेंट किसको कहते हैं लास्ट लेक्चर में? सेल कांस्टेंट बताया गया है नहीं बताया गया है? जयंत, एम आई ऑडिबल और नॉट? हाँ सर ऑडिबल। तो बोलो ना कि बताया नहीं बताया। तुम 45 पता है 43 सर, स्टूडेंट सेल को कोई बाय फोन नहीं कर रहा है। सर बताया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है? आई एम वेटिंग फॉर द थर्ड क्वेश्चन। जिसका भी आंसर आ जाता है थर्ड क्वेश्चन का, राइट आंसर इज डेफिनेटली गिवन देयर 419। चैट बॉक्स में टाइप करना डन, यस, जो भी लगता है। थर्ड क्वेश्चन में नॉर्मलिटी दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है, सेल कांस्टेंट दे रखा है। दैट मींस वी कैन कैलकुलेट कंडक्टिविटी। केपा आ गया, नॉर्मलिटी गिवन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगा। अच्छी बात है, जो यूनिट रिक्वायर्ड है उसी यूनिट्स में सब कुछ दे रखा है सेंटीमीटर वाले ने। आंसर नहीं आया किसी का भी? वो आंसर नहीं आया क्या अब तक? सर कंडक्टिविटी का है 0.00419। नहीं देखो ऐसा है, अब ये क्वेश्चन में तुम, अच्छा कंडक्टिविटी भी पूछा गया है, फिर ठीक है। नहीं तो सिर्फ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा जाता तो यू डोंट नीड टू सॉल्व फॉर कंडक्टिविटी, डायरेक्टली रख देते। ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पूछा गया है तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा।
resistance equal to 1 by kappa L by kappa 1 by R L by, अब रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 210, तो 1/210 L by है 0.88, lambda m kappa into 1000 upon molarity, so 0.88 into 1000 upon 210, molarity is V1, sorry normality दिया हुआ है यहाँ, कितना normal है 0.01, so this should be equivalent conductance. 880 हो गया ये ऊपर 880 upon 2.1, मैं करेगा ना सर जो भी दे रखा है एग्जैक्टली 2.1 की जगह 2 होता तो 440 आता, 2.1 है तो 419 आ रहा है थोड़ा सा। इज दैट ओके? हाँ सर। संजीवनी, सही, ऋतुजा, सिद्धेश, क्लियर है इतना? Yes, sir. सर वो कंडक्टेंस दो ही टाइप के लिखने थे ना? सॉरी सर कंडक्टेंस दो ही टाइप के लिखने ना, इक्विवेलेंट और मोलर। हाँ
कॉपी कर लो, एक्सप्लेन करता हूँ फिर मैं। नेक्स्ट लेक्चर किसका है? किसका है नेक्स्ट लेक्चर सुरभि? केमिस्ट्री सर। कितने बजे से? 9:30। ठीक है, वैसे तो शायद हो जाएगा, अभी हमारे पास 25 मिनट्स ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट। इट मे बी पॉसिबल कि कुछ एक दो क्वेश्चन करने हैं, 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। यदि ज्यादा टाइम एक्स्ट्रा लगा तो मैं एमएससी सर से बोल दूंगा थोड़ा सा लेट चालू करें, तो आज हमारा एक बार तक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं चैप्टर तो फिर भी नहीं हुआ, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बचेगा। सही। Variation of conductivity in molar conductivity with concentration or dilution both are related। concentration बढ़ाओगे मतलब dilution कम करोगे, dilute करोगे solution को मतलब concentration कम करोगे, inverse related है दोनों। on increasing dilution or decreasing concentration number of ions per unit volume decreases। जितना ज्यादा पानी मिलाते जाओगे 1 ml में जो number of ions है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। clear? but at the same time interact distance between ion increases and their interaction decreases। जैसे से हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, आयन एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, उनका अट्रैक्शन कम हो रहा है और नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम में। तो ये जो कैपा है, कंडक्टिविटी है, इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन। क्या 1 ml में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो गए हैं? ऐसा कुछ हुआ है क्या? यदि 1 ml में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो गए देन कैपा विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। क्लियर? एंड इफ वी सी द सेकंड थिंग, मोलर कंडक्टेंस, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना वॉल्यूम है, 1 ml में नंबर ऑफ आयंस कम हुए, बट इसके लिए तो मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन है इट इज अ कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। 1 मोल हमें पूरा ही चाहिए, चाहे वो 1 ml में हो चाहे 10 ml में हो। तो नंबर ऑफ आयंस तो इसके लिए चेंज ही नहीं हो रहे, चाहे तुम कितना भी डाइल्यूट करो। इसके लिए अच्छी बात ये हो रही है, और इंक्रीजिंग डाइल्यूशन interaction is decreasing। if interaction is decreasing, now they will able to move freely and they will have more conducting power। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी क्योंकि इंटरेक्शन कम होगा, ये डिक्रीज होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होगा। क्लियर? उसमें वॉल्यूम पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वॉल्यूम बढ़ने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे रेस्ट्रिक्शन है 1 मोल का, तो वो भी 1 मोल है, तो नंबर ऑफ आयंस तो चेंज नहीं हो रहे हैं। उसके साथ साथ इसको बेनिफिट ये मिल रहा है कि आयंस के बीच में अट्रैक्शन कम हो रहा है, जिससे वो ज्यादा फ्रीली मूव कर पाएंगे। और यदि हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन को कम करेंगे, तो जस्ट अपोजिट। इज दैट ओके? क्या इतना समझ में आता है? हाँ सर। कॉपी कर लिया है ये सभी ने? हम इसका ग्राफ भी देखते हैं। मोलर कंडक्टेंस वर्सेस अंडर रूट सी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, मैंने यहाँ पर कहीं भी स्ट्रॉन्ग वीक मेंशन नहीं किया ना, तो दोनों के लिए सेम है, बस थोड़ा सा नेचर अलग होगा। एक स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज होगा और एक कर्व के फॉर्म में डिक्रीज होगा, बट डिक्रीज दोनों होंगे या इंक्रीज दोनों होंगे।
एक मिनट सुन लो फिर कॉपी करना। Variation of molar conductance with the concentration, or we can say dilution, both are related, both are inversely proportional to each other. अभी हमने देखा डायल्यूशन बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, यदि कंसंट्रेशन ले रहे हैं हम तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टेंस कम होगा, इनवर्स रिलेटेड होगा। तो एज यू आर इंक्रीजिंग द सी, मोलर कंडक्टेंस इज डिक्रीजिंग, तो रूट सी से स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। फॉर स्ट्रॉन्ग, फॉर वीक इट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग बट डज नॉट फॉलो एनी मैथमेटिकल रिलेशन। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन या कुछ ऐसा पर्टिकुलर रिलेशन को फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे लैम्डा मोलर कंडक्टेंस, lambda infinity is the molar conductance with infinite dilution. Infinite dilution मतलब C tending to zero, concentration बहुत कम हो जाए, solvent का amount बहुत ज्यादा हो जाए, उसे infinite dilution बोलते हैं। Also called limiting conductance. इसे limiting conductance भी कहा जाता है। A constant C is concentration. So variation of molar conductance with C tending to zero होगा, ये दोनों equal हो जाए, maximum possible value. कर लिया है कॉपी? सर वो लिमिटिंग कंडक्टेंस फिर से समझा दीजिए। लिमिटिंग कंडक्टेंस देखो, मेरे पास दो आयन है, अब इन दो आयन के बीच में कुछ अट्रैक्शन है। व्हेन दे आर मूविंग दे आर रेस्ट्रिक्टेड बाय समवॉट अट्रैक्शन। मैं मूव कर रहा हूं, मुझे कोई अट्रैक्ट करेगा, मेरे मूवमेंट को ब्लॉक करेगा, मतलब मुझे कोई पीछे की तरफ खींचेगा जब मैं आगे जाऊंगा। क्लियर? अब हमने जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, डिस्टेंस बढ़ा दी हम दोनों के बीच में, डिस्टेंस बढ़ा दी तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, अब मैं थोड़ा सा और फ्री मूव कर पाऊंगा, और डिस्टेंस बढ़ा दी गई, नाउ आई कैन मूव मोर फ्रीली। अब हमने उनके बीच में इतना डिस्टेंस कर दिया दो आयन के बीच में, तो उनके बीच में अट्रैक्शन ही खत्म हो गया। क्या ये आयन फ्रीली मूव कर पाएगा? क्या इसका मूवमेंट इंडिपेंडेंट होगा दूसरे आयन के कंपैरिजन में? हाँ सर होगा। उस सिचुएशन को कहते हैं हम infinite dilution. Infinite dilution that theoretically does not mean at infinite. It means when the interaction becomes zero. और वो लिमिटिंग केस होता है, उसके बाद तुम और भी डाइल्यूट करोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो तो पहले भी फ्री मूव कर रहा था, अभी भी करेगा। मान लो एक मोल को हमने 5 लीटर में ऐड किया, वो उस पर इनफाइनाइट की कैटेगरी में आ गया, तो 5 की जगह 10 भी करोगे तब भी उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल है, इसके बाद और भी डाइल्यूट करोगे तो चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि वो आयन अपना 100% कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इट विल नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड बाय एनी अदर आयन। क्लियर? हाँ सर। Colossus law. It is also called law of independent
migration of ions. KOHL, Kohlrausch's. Kohlrausch's law, which is also called law of independent migration of ions. लिखो पहले. At infinite dilution, चलो मैं बोर्ड पर लिख देता हूं. At infinite dilution, there is no interaction between ions Kohlrausch's law, nothing is special. Already हम discuss किया है. At infinite dilution, there is no interaction between two ions. यदि उनके बीच में interaction नहीं है, उनका अपना definite, fixed, constant contribution होगा towards overall conductivity of the solution. इसे हम lambda infinity से denote करते हैं. और ये रिलेशन तुमने पहले भी देखे हैं. Lambda infinity for LCl3 equal to lambda infinity for Lc plus 3 times of Cl minus. HCl लिया तो H plus NCl minus. अब ये Cl minus फर्स्ट केस में है AlCl3 से. इसका इंटरेक्शन एल्यूमिनियम से होगा कि होगा तो, बट इनफाइनाइट है तो नो इंटरेक्शन. तो यहाँ पर इन दोनों Cl minus का जो वैल्यू है दैट इज फिक्स्ड, दैट इज कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर आयन. कोई फर्क नहीं पड़ता है Cl minus HCl से आया है या ये Cl minus LCl से आया है. ये दोनों वैल्यू फिक्स होंगे. यही कोलरॉसस लॉ बोलता है. Is that okay? Because there is no interaction of Cl minus with Lc plus and Cl minus with H plus. हाँ, यदि हम infinite dilution नहीं लेंगे, normal concentration लेंगे, then there is an interaction
और इनका इंटरेक्शन डिफरेंट हो सकता है, उस केस में इनका मोलर कंडक्टेंस अलग पॉसिबल है। बट जब कोई इंटरेक्शन नहीं है तो फिर सेम आ जाए, और होने भी चाहिए। जब Cl माइनस को दूसरे आयन के प्रेजेंट होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो चाहे वो Cl माइनस HCl से आया हो, AgCl से आया हो, KCl से आया हो, LCl3 से आया हो, जहां से भी आएगा वो अपना एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देगा। क्या इतना समझ में आता है? सर रिपीट कीजिएगा। क्या रिपीट करूं? हाँ सर, अभी जो बोला वो। डेफिनेशन पढ़ो एक बार पूरी, मतलब जो डेफिनेशन लिख के पढ़ो फिर बताता हूँ। पढ़ो डेफिनेशन बोलकर, मतलब अनम्यूट कर। At infinite dilution, there is no interaction between ions, and each ion can give its maximum contribution towards overall conductance of solution. This maximum contribution is constant or fixed for a given ion and independent of presence of other ion. देखो वैभव, यहाँ पे ये बोला गया है, मान लो मैं एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ इसके अलावा भी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ NF एंड HF। NF से F माइनस आएगा, इसका अपना कुछ कंडक्टिंग पावर होगा, उसका अपना कुछ लैम्डा m होगा, क्लियर। यहाँ HF से कुछ F माइनस आएगा, इसका अपना कंडक्टिंग पावर होगा। यदि तुमसे पूछा गया क्या HF से जो क्लोरीन मिल रहा है, NF से जो क्लोराइड आयन मिल रहा है, क्या दोनों का कंडक्टिंग पावर सेम होगा, तो हमें आंसर ये देना होगा, डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन क्या है। यदि इनका कंसंट्रेशन ज्यादा है, दे आर नॉट वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, देन देयर मे बी सम इंटरेक्शन बिटवीन F माइनस और H प्लस आयन। यदि इनके बीच में इंटरेक्शन है, Na प्लस F माइनस, H प्लस F माइनस का इंटरेक्शन अलग अलग होगा, और उनके इंटरेक्शन उन्हें मूव करने में अपोज करेंगे, अलग अलग अपोज होगा, अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, अलग अलग कंडक्टेंस होगा। बट इफ वी टॉक अबाउट इट इन फाइनाइट डाइल्यूशन, यहाँ पर एक आयन दूसरे आयन से इंडिपेंडेंटली माइग्रेट होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। व्हेन देयर इज अ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, इस F माइनस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे H प्लस प्रेजेंट है या Na प्लस प्रेजेंट है, दोनों से जो F माइनस का कंडक्टेंस आएगा वो सेम आएगा। Is that okay now? हाँ सर। Application of क्या था, KHL था के कौन, first application to calculate molar conductivity at infinite dilution। लेट से हमें कुछ 2 या 3 सब्सटेंस की मोलर कंडक्टिविटी पता है और इसकी नहीं पता है, तो उसका कैलकुलेशन हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे एसीटेट आयन है, H प्लस आयन है, हमें पता है मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3CONA सोडियम एसीटेट, हमें पता है मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl, हमें पता था मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl। सोडियम एसीटेट से आया एसीटेट आयन एंड Na प्लस आयन, यहाँ से आया H प्लस आयन क्लोराइड आयन। यहाँ पे H प्लस और एसीटेट है, H प्लस और एसीटेट तो हमें मिल गया है, बट एक्स्ट्रा क्या मिल गया है, Na प्लस और Cl माइनस, तो NaCl को माइनस कर दिया ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए, क्लियर। और ऐसा हम क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि इनका आपस में इंटरेक्शन कंसीडर नहीं किया गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन से, जिसके कारण मूवमेंट फ्री हो रहा था। तो यहाँ से H प्लस आए चाहे यहाँ से आए, ये दोनों H प्लस का कंडक्टेंस सेम होगा, एसिटेट आयन का दोनों का कंडक्टेंस सेम होगा। इज दैट ओके? हाँ सर।
मोलर कंडक्टेंस ऑफ एलसीएल पे कितने एल्यूमिनियम चाहिए? एक। यहाँ पर कितने? दो, तो हाफ कर दो ताकि एक एल्यूमिनियम आ जाए। कितने क्लोरीन चाहिए? तीन। यहाँ पर कितने? वन, 3 टाइम्स कर दो। कितना एक्स्ट्रा आ गया है हमारे पास? सल्फेट 3/2 सल्फेट एक्स्ट्रा है। कितने सल्फेट है? 1, यहाँ पे 3/2 कर दो। सोडियम 3 एक्स्ट्रा है, 2 इंटू 3/2, 3 माइनस कर दिए। 1 एल्यूमिनियम 2 इंटू हाफ, 3 क्लोरीन 1 इंटू 3, एक्स्ट्रा क्या गया? 3/2 सल्फेट एंड 3 सोडियम। तो 3 सोडियम और 3/2 सल्फेट को माइनस। क्या समझ में आता है ये अभी? इज दैट ओके? और बाय चांस यदि हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिख रहे हैं देन वी डोंट नीड टू राइट कोफिशिएंट, सिर्फ प्लस माइनस कर दो। एल्यूमिनियम चाहिए एल्यूमिनियम, क्लोरीन चाहिए क्लोरीन, एक्स्ट्रा क्या गया? Na2S, सोडियम एंड सल्फेट, उसको माइनस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में ऑलरेडी कोफिशिएंट आ जाते हैं ना। सर कंडक्टिविटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। नहीं, एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव नहीं है। नहीं समझा सर, कैसे? रुक जाओ, तो मैं उस पर भी आऊंगा। एक बार पहले हम इसका एप्लीकेशन करते हैं, उसके बाद मैं उस पर भी आऊंगा। Second application, to calculate degree of dissociation and equilibrium constant for weak electrolyte. चलो मैं एक वीक एसिड का एग्जांपल ले लेता हूँ, HA। ये बताओ कंडक्टेंस होता क्यों है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल कंडक्टेंस में अपना कंट्रीब्यूशन देता है या आयन अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं कंडक्टेंस? कौन देता है अदिति? हाँ सर। कंडक्टेंस किसके कारण होता है? आयन के कारण या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के कारण?
लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड होगा ना, मैं सर से बोल दूंगा, सर से थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर देंगे, एटलीस्ट हमारा ये एक बार का कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, हमारा कोरोजन भी बचा है ना अभी, ये हो गया था? बाकी सर। Second application to calculate alpha and equilibrium constant for a weak electrolyte. Ha can dissociate into H plus Na minus. C1 minus alpha can give C alpha and C alpha. जितना ज्यादा डिसोसिएशन उतने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस, उतना ज्यादा कंडक्टिंग पावर. Greater the alpha, more the dissociation, more will be number of ions, greater will be molar conductance. हमें बोल सकते हैं अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टेंस, तो अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा m. अब तुम अल्फा को 1 ले लो, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस, मैक्सिमम कंडक्टेंस. मैक्सिमम कंडक्टेंस कब होगा? जब इनफाइनाइट डायलेशन. तो अल्फा लैम्डा m के प्रोपोर्शनल और अल्फा का वैल्यू 1 होगा, तो लैम्डा m इंफिनिटी होगा. या हम ये बोले मोलर कंडक्टेंस का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? लैम्डा m इंफिनिटी. तो लैम्डा m इंफिनिटी अपॉन लैम्डा इंफिनिटी 1 आएगा. तो मैक्सिमम कंडक्टेंस होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी मैक्सिमम, दैट इज 1. के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं दिस इनटू दिस अपॉन दिस, जो 11th में आयोनिक में किया था हमने. यहाँ पे अल्फा को रिप्लेस कर दिया, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इंफिनिटी. तो ये सॉल्व करने पे आ जाता है. इज दैट ओके? क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर. Last application, third one, calculate solubility and KSP, solubility product.
फॉर स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट सोलिबिलिटी बहुत कम होती है। यदि सोलिबिलिटी काफी कम है मतलब उसका कंसंट्रेशन काफी कम है, हम मोलार कंडक्टेंस को लैम्डा इंफिनिटी लिख सकते हैं फॉर ऑल द एट ऑल द पॉइंट। जो भी सिचुएशन होगी काफी कम डिसॉल्व होगा, ये हमेशा वैलिड होगा। लैम्डा के पॉइंट टू 1000 अपॉन मोलारिटी, मोलारिटी मोल पर लीटर, सोलिबिलिटी मोल्स पर लीटर कितने डिसॉल्व हुए, तो दोनों सेम ही है। इसको रिप्लेस किया सोलिबिलिटी से और इसको रिप्लेस किया लैम्डा इंफिनिटी से। सोलिबिलिटी आ गया केपा इनटू 1000 अपॉन लैम्डा इंफिनिटी। क्लियर? अब केस पे निकालना है, डिपेंड कैसा सॉल्ट है। ए बी सॉल्ट है तो एस स्क्वायर कर दो, AB2 है तो 4s क्यूब कर दो, A2B3 है तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। केएसपी और सोलिबिलिटी में रिलेशन हमने देखा है आयोनिक में, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस s पावर 1 2s पावर 2 s पावर 1 s पावर 1, A2B3 होता 2s पावर 2 3s पावर 3। तो नहीं ध्यान आ रहा है तो एक बार आयोनिक में थोड़ा सा देख सकते हो हम। चलो 2 से 3 क्वेश्चंस करते हैं हम इस पे, जितना भी हमने किया है वो खत्म करते हैं। बुकलेट एक्सरसाइज 1 सेक्शन I क्वेश्चन नंबर 3 4 and 7। एक्सरसाइज 1 सेक्शन I क्वेश्चन नंबर 3 4 and 7 तुम्हें करना है अभी। चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मुझे एक लेक्चर लगेगा छोटी मोटी कुछ इधर उधर की चीजें जो बच गई हैं उसे कंप्लीट करने में। एनसीईआरटी है किसी के सामने भी, जो भी लेटेस्ट वाली? हाँ सर है। वह उसमें देख के बताओ कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कुछ हेडिंग है क्या कहीं भी लास्ट में? कुछ ग्राफ वगैरह दे रखे कंडक्टेंस, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन हेडिंग नहीं होगा होगा। Question number 3, at infinite dilution, equivalent conductance are given. The equivalent conductance of NaCl. काफी सिंपल सा। अच्छा ये तो कैसे किया है हमने क्लास में, इसमें तो सोचना ही नहीं, यही एग्जांपल क्लास में किया हुआ है। NaCl का चाहिए, सोडियम एसिटेट को ऐड किया, HCl को ऐड किया और एसिटिक एसिड को माइनस कर दिया। Na प्लस ऐड करना है, Cl माइनस ऐड करना है, जो एक्स्ट्रा आ गए CH3CO माइनस और H प्लस उसको माइनस कर दो। थर्ड का आंसर 91 प्लस 426 माइनस 391।
क्या थर्ड क्वेश्चन समझ में आ रहा है? थर्ड क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ? जयश्री, कौस्तुभ, प्रेंसी, मैग्ना? Yes, sir. ट्राई करो, जिसके भी तीनों क्वेश्चन हो जाते हैं डन टाइप करना चैट बॉक्स में ना, मुझे पता लगेगा कितने लोगों का हुआ है। वह देखा है या नहीं है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन? नहीं है सर वैसा कुछ। ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे बुकलेट में भी नहीं था, एक भी क्वेश्चन भी नहीं दिखा मुझे प्रीवियस ईयर में। आईआईटी में कराया जाता है जनरली वो। होमवर्क जो रहेगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 कंप्लीट। सिर्फ सेक्शन जी नहीं करना एक्सरसाइज 1 में। Which question need to be discussed? क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है बताओ जल्दी से। क्रेंसी क्या लिखा है? 2 लिखा है, 4 लिखा है। फोर्थ क्वेश्चन, Fourth question का second option. अच्छा आंसर बताया क्या तुमने? हाँ सर. ओके, मुझे लगा डाउट। चलो फोर्थ डिस्कस नहीं करना है, सभी का आंसर आ गया फोर्थ का। तो 7th डिस्कस कर ले हम। Ka is given 25 into 10 to the power minus 6. Ionization constant, equilibrium constant, dissociation constant, all 6. एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का इतना दे रखा है, Ka नहीं लिखता हूँ, इसका K इक्विलिब्रियम लिख देता हूँ। The equivalent conductance lambda n is also given 19.6. Molarity is also given 0.01. और हमें पूछा है lambda n infinity. क्लियर? सो बेसिकली अल्फा होगा lambda n अपॉन lambda n infinity. हम मोलारिटी लिखें, नॉर्मलिटी लिखें, एक ही बात है ना। ऊपर lambda m तो नीचे lambda m infinity, ऊपर lambda n तो नीचे lambda n infinity। हमें ये कैलकुलेट करना है lambda n infinity ना। ओके, lambda n हमें दिया है, अल्फा कहीं से आ जाए तो वो भी हो जाएगा। के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम अभी हमने देखा, हाँ ये होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस। इज दैट ओके? अभी लिखा था ना मैंने एप्लीकेशन। के इक्विलिब्रियम इज गिवन इन द क्वेश्चन। अल्फा को इग्नोर कर देते क्योंकि के इक्विलिब्रियम काफी छोटा है, 10 टू द पावर माइनस 6। जनरली ये -3 से बड़ा होगा, -2 -1 में होगा, तो फिर अल्फा को इग्नोर नहीं करते। अल्फा को इग्नोर कर दो डिनोमिनेटर में। अल्फा हो गया अंडर रूट के इक्विलिब्रियम बाय सी, दिस अपॉन सी। 10 टू द पावर -2 से डिवाइड करोगे, 10 टू द पावर -4, 25 का अंडर रूट 5, 10 टू द पावर -4 का अंडर रूट -2, तो 0.05 आ रहा है। क्या? चलो यहाँ पे रख देते हैं।
लैम्डा इन इंफिनिटी 0.05 से डिवाइड कर दो, 19.6 अपॉन 0.05 सॉल्व कर लेना आप जो भी आएगा। ये होता है 1/20, 20 ऊपर चला जाएगा, 196 into 2, तो 392 आएगा इसका आंसर, थर्ड ऑप्शन। इज दैट ओके? 7th क्वेश्चन। अथर्व, समृद्धि, क्लियर है अभी 7th क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ठीक है, जो होमवर्क दिया है वो कर लेना नेक्स्ट लेक्चर तक। तुम्हारा लेक्चर स्टार्ट होगा 15 मिनट्स लेट हुए ना, 9:45 का बोल देता हूँ मैं सर को। ठीक है।